मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इन अमर पंक्तियों में जिस त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना का वर्णन है, उसे अपने जीवन से साकार करने वाले एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के उस महान जाबाज की, जिसने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान से इतिहास रच दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे। साल 1999, कारगिल की बर्फीली दुर्गम चोटियां और उन पर घात लगाकर बैठा दुश्मन। जहां मौत हर कदम पर खड़ी थी, वहां इस जाबाज ने अपनी प्लाटून के साथ मिलकर दुश्मन को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे बचना नामुमकिन था। शरीर गोलियों से छलनी था, लहू बह रहा था, लेकिन इरादे फौलाद से भी सख्त। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन के 3 बंकरों को ध्वस्त किया और अपनी शहादत से ठीक पहले चौथे बंकर को भी उड़ाकर खालूवाड़ टॉप पर तिरंगा लहराने का रास्ता साफ कर दिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रक्षा मंत्रालय का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं आपकी सूत्रधार। आइए आज गर्व के इन पलों को और करीब से जीते हैं और सुनते हैं परमवीर योद्धा कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के छोटे भाई श्री मनमोहन पांडे जी से कैप्टन साहब के जीवन के कुछ अनसुने किस्से और कुछ भावुक पल। नमस्कार सर, पॉडकास्ट रक्षा सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूरा देश कैप्टन मनोज कुमार पांडे को जानता है, पर घर में मनोज कैसे थे? देखिए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे का यदि आप उनके बचपन की बात करती हैं, घर में वो कैसे थे, या जो वक्त उनको, जो समय उनको फौज के अलावा मिलता था, जब वो छुट्टी पर घर आते थे तो कैसा रहता था, तो कुछ चीज़ें तो बहुत कॉमन हैं जो मतलब आप ऐसे कह लें कि एज एन इंडिविजुअल और एज ए फौजी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके अंदर बहुत रमी हुई थी, बसी हुई थी, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता था। अदरवाइज़ घर पे तो वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही खुश मिजाज और बच्चों के साथ में खेलने लगना, बड़ों को सबका रिस्पेक्ट करना, और जो भी टाइम उनको घर पे मिलता था वो ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के साथ में बिताएं, खेलें, और जो हमारे रिलेटिव्स थे उनके पास जाएं, समय दें उनको भी। मम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका बीतता था। लेकिन ये था कि एक चीज़ थी कि एक तो अपने से छोटों को बहुत गाइडेंस देते थे वो, कि तुमको लाइफ में आगे क्या करना है और जीवन कैसे जीना है, फ़ौज में अगर जाना चाहते हो तो तुमको क्या करना है, हम लोग को सिखाते थे एज ए ब्रदर। मतलब बताते थे कि तुम ये स्टडीज़ कर लो, तुम ये साइंस अपना साइंस की स्ट्रीम ले लो, तुम्हें फ़ौज में जाना है तो तुम ऐसी तैयारी करो, ये करो। इसके अलावा उनका नेचर ऐसा था कि बहुत खुश दिल व्यक्ति वो थे, मैं कहूँगा। और जो भी 24 घंटे में जो भी टाइम उनको हम लोग के साथ में मिलता था, खेलना, कूदना, सिखाना, जैसे मॉर्निंग में हम लोग को जल्दी उठा देना, चलो तुम लोग तो सो रहे हो, चल करके चलो, सब लोग चलते हैं, पार्क में दौड़ते हैं। यूनिवर्सिटी हमारे घर के पास में थी, वहाँ फील्ड में जा कर के ले जाना और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, मतलब ये था। और किसी को भी मैंने नोटिस किया उनके बारे में कि किसी को भी वो कोई अपशब्द नहीं बोलते थे, और ये कोशिश करते थे कि चाहे उनसे बड़े हों, अगर किसी ने उनको आवाज़ दे दी है तो पूरा उनको रिस्पेक्ट दे करके उनके साथ में उस तरह से बिहेव करना। और एक मैं कहूँगा कि आस-पास के जितने भी बच्चे थे हमारे मोहल्ले के, वो सब उनको बहुत प्यार करते थे। बाय द वे ये बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब जब ये छुट्टी पे आते थे तो बच्चों को लगता था कि अब आ गए हैं तो उसमें जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उनके साथ में दें। क्योंकि उनकी आदत ऐसी थी, जैसे फुटबॉल ले आए, तो फुटबॉल ला करके वो छत पे ही सारे बच्चों को बुला लेते थे, खिला रहे हैं, वहाँ पे सिखा रहे हैं उनको, कैसे तुमको किक मारनी है, कैसे तुमको रोकना है, कैसे तुम्हें डिफेंस करना है, ये सारी बातें। तो बच्चे उनके साथ में इतना हिल-मिल जाते थे, इतना लगाव हो जाता था कि फिर वो जितना टाइम रहता था कोशिश करते थे उनके साथ में खेलें। तो बहुत ही इस तरह का उनका स्वभाव था। बहुत ही हैप्पी जो व्यक्ति होता है, उस तरह के वो थे। और हम लोगों को लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रह पाएँ। लेकिन छुट्टियों की बाध्यताएँ ऐसी थी कि छुट्टी खत्म होते ही फिर उनको वापस जा कर के वहाँ पे जॉइन करना होता था। और तो इस तरह से देखा जाए तो घर पे अगर आप बात करेंगी तो मम्मी के साथ पूरा टाइम देना, हम लोग के साथ पूरा टाइम देना,
क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मॉर्निंग वॉक पे हम लोग को उठा देना, जाना, रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना तो भी साथ में ले लेना कि चलो वहाँ 15 मिनट 20 मिनट उनके यहाँ पे वो आते हैं। बहुत अच्छा टाइम था उनके साथ में, बहुत अच्छे पल थे। तो सर ये जो क्रिकेट और फुटबॉल वाली मस्ती होती थी उसमें कोई बचपन की याद जो आपके पास है? देखिए उनके साथ की यादें तो बहुत सारी हैं, कोई एक याद नहीं है। लेकिन मस्ती-मस्ती में वो कभी ना जैसे हम लोगों को कुछ परेशान भी करते थे। जैसे मैं आपको एक याद बताता हूँ कि जब मैं छोटा था और थे उस समय घर पे थे छुट्टी पे, तो उन्होंने एक बार अपनी पॉकेट में ना 2-3 नोट रखी थी, 10 की, 20 की, 5 की, इस तरह की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मेरे पास पैसा बहुत है, तुम काउंट करो। अब वो एक नोट ऐसे निकालते थे मुझसे, ये कितनी? तो मैं कहता था तो 10 है, फिर कहते थे काउंट करो, फिर 5 की, फिर 20 की, फिर 5 की निकाल देते, अब ये कितनी? अब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि खाली 3 ही नोट हैं। अब वो संख्या बढ़ती चली जा रही, मैं कहा इतना पैसा कहाँ से ले आए ये? बिल्कुल। तो उसको मतलब काउंट करते-करते मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं काउंट नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा यार तुम बेवकूफ़ ही रहोगे क्या? अच्छा, तो सर तो जैसे आपने कहा कि वो सबसे बहुत मिलनसार भी थे और वो तो क्या शुरुआत से कभी ऐसा लगा कि वो देश की सेवा के लिए उनका जीवन है, यूनिफ़ॉर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हों? उनके अंदर जो चीज़ें थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी। हुँ, जैसे क्विज़ देखना उन्हें पसंद था। अगर वो कोई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, तो उनको एक जीत की वो थी कि मैं खेलूँगा तो मैं अपना बेस्ट दूँगा 100%। जो भी करना है वो हाँ, जो भी शिद्दत से करना है, मैंने करना उनको है। देखा। अगर वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो मैंने देखा वो पूरी उसमें जान लगा देते थे। पूरा मतलब अपना बेस्ट वो देंगे। फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो उसमें अपना 100% देंगे। ये चीज़ एक उनमें हम लोगों ने बड़े बचपन से देखी। कभी शोर उस समय दिमाग नहीं जाता था कि कितनी गहराई इनके अंदर फ़ौज को लेकर के होगी। ये तो मालूम था कि ये फ़ौज जॉइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का जब घर पे इस तरह की बात आई तो उन्होंने बाकी चीज़ों को छोड़ करके सबसे पहले सेना को प्रेफ़रेंस दिया। और बचपन में वो कुछ चीज़ों से प्रभावित होते थे, जैसे कि भगत सिंह जी की बात हो या चंद्रिका आज़ाद की, हमारे कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे, तो उनको वो पढ़ा करते थे, रीडिंग की उनकी आदत थी। तो उनके बारे में कई वो घंटों पढ़ते रहे हैं, बहुत पढ़ते थे वो। और ये सब चीज़ें थी और क्विक बहुत थे वो, डायनामिक बहुत थे। अगर कोई काम को करना हुआ तो उनको टाइम नहीं लगता था। अगर आप उनको कोई भी काम आप मतलब वो ना एक काम को टास्क की जैसे अपने ऊपर लेते थे और आपने अगर बोल दिया तो उसको उनका ये था कि टाइम बाउंड उनको करना है। मतलब अगर 20 मिनट का काम है तो कोशिश करेंगे 10 मिनट में करके इनको दे देना है। ये सब चीज़ें तो दिखती थी। खेलने-कूदने पे भी ये चीज़ दिखती थी, जब हमको पढ़ाते थे, जब हमको डाँटते थे तो पता चलता था नहीं यार डिफरेंट तो हैं। लेकिन कभी अ, इस ओर ये मन में नहीं आता था रुझान भी कि है अगर उनका कभी ऐसा। ऐसा जीवन में इनके सामने ऐसा पल आएगा तो ये उस लेवल पे चले जाएँगे, जो आज इनके अंदर अपना 100% देने की जो बात है, ये वहाँ भी जाकर के इस लेवल पे काम करेंगे, ये तो नहीं पता। ये मालूम था कि देश के लिए और सेना के लिए इनके मन में एक अलग जगह है और वो जगह ऐसी कि जिसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो सर जब सर ने पहली बार बताया कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? इनके 2 कॉल लेटर साथ में आए थे। एक एनडीए से आया था और एक एनडीए का आया था और एक उसका आया था इंजीनियरिंग का। तो जब फैमिली में इनसे कहा गया कि तुम इंजीनियरिंग में चले जाओ उस समय, तो इन्होंने कहा कि नहीं फ़ौज में भी इतना जल्दी किसी का होता नहीं है, मैं पहले अपना एनडीए का जा कर के एसएसबी दूँगा, अगर इसमें मेरा नहीं होगा, तो मैं इंजीनियरिंग में अपने आप चला जाऊँगा। लेकिन इनके अंदर कुछ और चलता रहता था, गहराई बहुत थी जो हम लोग को बाहर से पता नहीं चल सकती थी। बाहर तो ये बड़े वैसे थे ना, खुश, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकालते थे। किसी से इनका कभी कुछ ऐसा नहीं होता था, पूरा दिन इनकी मस्ती रहती थी। लेकिन ये अंदर इनके बहुत गहराई थी। तो जब ये एसएसबी में गए हैं तो आप समझिए कि 63 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल से गए थे और उसमें से सिलेक्शन जब सेलेक्ट हुए मतलब छँटनी जब हुई है, तो 3 बचे हैं, उसके बाद फिर उसमें से अकेले इनका ही हुआ है। तो जितने बच्चे यहाँ से गए थे, तो वो सारे बच्चे वापस आ गए जब। ये हुआ कि ये आया क्यों नहीं, तो जब पापा गए वहाँ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल के पास, तो प्रिंसिपल साहब ने तब ये बात बताई कि उसका तो सिलेक्शन हो गया, अभी वो मेडिकल के लिए दिल्ली चला गया है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि उनके अंदर इतनी गहराई से ये बात थी, अंदर थी कि मुझे फ़ौज के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। तो वो बच्चा जो यहाँ ये बोल कर के जा रहा है कि कहाँ सेना में इतनी जल्दी होता है, एनडीए में तो बहुत कठिन होता है, सिर्फ़ उसी का हुआ आप देखिए 63 में। तो ये इस चीज़ से ये मालूम चलता है कि कितनी शिद्दत से
और वो चाहते थे तन्मयता से कि नहीं, मुझे फ़ौज के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में मेरा नहीं होगा तब मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एनडीए में उनका हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सारे बच्चों में अकेले का हुआ। तो ये आप देखें। तो सर जब कारगिल वॉर शुरू हुआ तो क्या आप लोगों को कुछ आइडिया था कि उनकी पोस्टिंग वहाँ होने वाली है या? नहीं, ऐसा तो कोई आइडिया नहीं था। जब वॉर शुरू हुआ है तो वो उस समय श्रीनगर में थे और हम लोग को ये जानकारी थी कि पीस पोस्टिंग पे इनको पूना जाना है। इनकी यूनिट लगभग पीस पोस्टिंग पे जाने के लिए तैयार हो गई थी, सारी तैयारी हो गई थी। कुछ लोग निकल भी गए थे। तब तक ये कारगिल का वॉर जब शुरू होता है तो इनको मालूम चलता है कि नहीं, आपको पूना ना जा कर के अभी, और इनको बटालिक सेक्टर दिया गया था, तो आपको वॉर में जाना है। हम लोगों को दूर से ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी। उस समय जो न्यूज़ आ रही थी, बहुत इनिशियल स्टेज पे बहुत कम न्यूज़ आती थी। ये होता था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है जी जी जी। कि कुछ वहाँ पे हलचल हो रही है, कुछ लोग देखे गए हैं। तो ये न्यूज़ ना इस तरह से दूरदर्शन पे टुकड़ों में आती रहती थी उस समय। न्यूज़ चैनल हम लोग देखते थे, तो उससे पता चलता था कि कुछ हो रहा है। उस समय ये आइडिया नहीं था कि इनकी रेजिमेंट को या इनकी यूनिट को ये आदेश मिल गया कि आपको कारगिल जाना है, बटालियन, ये सब कुछ नहीं मालूम था। हम लोग की जानकारी के अनुसार उस समय इनको वहाँ पीस पोस्टिंग पे जाना था और फिर ये पता चल गया था कि नहीं, अब वहाँ ना जा कर के इनको युद्ध की तरफ जाना है। इतनी जानकारी हो गई थी। बाकी जानकारी जो टीवी से होती थी वो थोड़ी करके होती रहती थी, लेकिन कंप्लीट बात उस समय मालूम नहीं चल पाती थी। तो सर वॉर के टाइम में आई एम श्योर बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस होंगे, घर पे भी टेंशन भी होगा, प्राउड मोमेंट भी होगा कि वो जा रहे हैं वॉर वाले सिचुएशन में। अब उस समय तो ऐसा था, अब आप ऐसा समझें कि जैसे ही ये वॉर की सूचना घर पे आई और पता चला कि इनकी रेजिमेंट, एक्चुअली किसी वहाँ पे किसी ऑफिसर का या किसी का नाम नहीं आता था। ये होता था कि यूनिट वहाँ पे मूव कर रही है। तो जैसे वो इन्होंने बताया कि 111 गोरखा रेजिमेंट जो है, जीआर इनकी यूनिट, ये मूवमेंट के लिए उतर गई है कारगिल की तरफ। उसी उसी दिन से और उसी समय से हम लोग के जो टेंशन थी वो घर पे बढ़ गई। तो फिर उस समय से ये हुआ कि टीवी पे हम लोग कोशिश करते थे इसकी सारी न्यूज़ देखें, कहाँ पर क्या हो रहा है। पर उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, कौन सी रेजिमेंट कहाँ पर है। ये पूरा जो सेक्टर है, द्रास, कारगिल, बटालियन, जहाँ पर खालूबार है, सब कुछ है। तो ये आइडिया ही नहीं होता था कि किसकी कहाँ से कितनी दूरी है, कौन सा कितना टफ है, पोजीशन वहाँ पर क्या है। उतनी एग्जैक्ट पोजीशन भी वहाँ से आ नहीं पाती थी। तो बहुत टेंशन बना हुआ था कि मतलब घर में नहीं होता कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, अनईजी वाली बात। और उस समय किससे पूछें, कैसे क्या करें, कोई ऑफिसर भी उस समय अवेलेबल नहीं था बात करने के लिए। ऐसी बातचीत भी कुछ नहीं हो पाती थी वहाँ से। तो तनाव का माहौल था घर पे। ये था कि कहीं कोई बात ना हो जाए, मन में एक शंका आ गई थी ना कि कहीं कोई बात ना हो जाए, पता नहीं कैसे हैं, कहाँ पर हैं, ये सारी बातें जो होती हैं, तो इससे लोग परेशान रहते थे घर पे उस समय। तो सर उस फेज के दौरान क्या सर ने कोई लेटर या कोई मैसेज भेजा हो? मई में एक तो इनका फ़ोन आया था। जब मई से जुलाई 2 महीने लगभग ये युद्ध चला है। मई में इनका फ़ोन आया था, तो हमारे घर पे पीएनटी का फ़ोन था उस समय, बेसिक वाला। वो यही बल्कि लास्ट छुट्टी में जब आए थे तो भैया उसको लगवा कर के गए थे। तो उस नंबर पे इनका फ़ोन आया तो बहुत क्लैरिटी, ये शायद सैटेलाइट फ़ोन से वहाँ से कर रहे थे, बहुत क्लैरिटी नहीं थी। तो मम्मी से इनकी बात हुई थी। तो वो थोड़ी-सी बातचीत थी, तो उसमें इन्होंने यही बताया था कि हम लोग सेफ़ हैं, आप चिंता मत करना और घर पे सबका ध्यान रखना। इतनी बात हुई। फिर उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थोड़ी-सी वैसी हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। ये उनकी लास्ट बातचीत थी जिसमें उन्होंने बस यही विश्वास दिलाया कि यहाँ सब ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं और तुम लोग अपना घर पे ध्यान रखना। एक लेटर इनका आया था, लास्ट लेटर, जिन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था। उस लेटर में इन्होंने लिखा था कि ये लेटर जितने लोगों को हो सके पढ़ा देना। और उसमें लिखा था, कुछ सिचुएशंस वहाँ की लिखी थी कि यहाँ पे स्थिति ख़राब है और मतलब स्थिति चिंताजनक है। ख़राब तो क्या, लेकिन वो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आपको और सारे कंट्रीमैन को आश्वस्त करता हूँ, बताता हूँ कि हम इनको भगा देंगे और कोई चिंता की बात नहीं। इसमें इसकी कॉस्ट हमारी जान भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, इनको भगा करके ही मानेंगे। ये उनका एक लास्ट लेटर था। पवन मिश्रा उनके मित्र हैं, उनके नाम उन्होंने लिखा था। वो लेटर काफ़ी उस समय पेपर्स में भी आया था, सब लोगों ने उसको पढ़ा था। तो उस लेटर के थ्रू एक प्रकार से एक मैसेज दे रहे थे पूरे देशवासियों को कि आप हमारे साथ में हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। सर जब आपको उनके सर्वोच्च बलिदान की खबर मिली तो आई एम श्योर ये बहुत ही भावुक पल होगा।
तो आपने परिवार को कैसे सँभाला? क्योंकि मुझे लगता है ज़िम्मेदारी हाँ, आपकी ही होगी, पेरेंट्स को भी मैं तो सँभालनी उस होगी। समय ये बात 26 साल पहले की हो गई है। जी। तो भैया जो थे उस समय 24 24 साल के थे, आई वाज़ 18, मैं तो 18 साल का था उस समय। हुँ, हुँ। और जब ये न्यूज़ आई है 3rd ऑफ जुलाई थी उस समय, जो इनका बलिदान दिवस है। जी। तो आर्मी के लोग आए थे, आर्मी के ऑफ़िसर्स और उनकी फैमिलीज़, कई लोग आ गए थे उस समय घर पे आकर के उन्होंने न्यूज़ दी थी। तो घर पे तो बहुत सबका बुरा हाल था उस समय, जी। माहौल बड़ा वैसा था। और स्पेशली मम्मी-पापा ये लोग हुँ, बहुत। हुँ। मैं उस समय कहीं बाहर निकला, उस समय आया तो घर के बाहर मैंने देखा बड़ी भीड़ है, आर्मी की कई गाड़ियाँ खड़ी, तो मेरा मन तुरंत गया कि कोई बात हो गई क्या? लेकिन मैंने उस समय भी ये नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बात होगी। फिर मैं आया तो आर्मी ऑफिसर्स ने और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं लखनऊ के, वो सब ने मुझसे बात की, मुझे बताई ऐसी-ऐसी बात है। फिर वो दौर ऐसा था कि मम्मी को सँभालना, फादर को सँभालना, इसके अलावा और भी जो क्लोज़ रिलेटिव्स थे, बुआ हैं, सिस्टर हैं, सब लोग, उनको सबको सँभालना, उसमें बड़ा वैसा रहा, बड़ा मतलब टाइम भी लगा और उसको आप सँभाल भी नहीं सकते हो, वो तो टाइम के साथ जी, चीज़ें जी। वो धीमे-धीमे, ऐसी वो सिचुएशन है कि वो सिचुएशन ऐसी, जी, उसमें आप कुछ कर भी नहीं जी। सकते। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे उस समय, क्योंकि ये भैया सबसे बड़े थे और हम सबके लिए फैमिली में वो एक ऐसी चीज़ थी ना कि जिसका कोई रिप्लेसमेंट तो था ही नहीं। नहीं। और हम हमेशा मानते थे कि ये बेस्ट हैं और ये सुपर है, उनको मतलब सुपरमैन टाइप से। जिस तरह आप हाँ, बताते हैं वो करेक्ट, खुशमिज़ाज, करेक्ट, करेक्ट। मिलनसार और वैसे मैं ही नहीं, हमारे मोहल्ले के जितने बच्चे थे, जितने लोग थे, वो सब मानते थे कि यार ये बंदा कुछ अलग है, सुपरमैन टाइप का, मतलब जैसे कोई काम दे दिया ना तो हुँ, तुरंत हो गया। हुँ, हुँ। तो हम कभी सोचते नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। जी। मतलब ये तो कभी मन में नहीं आता था हाँ, कि कि हम इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। जी। लेकिन जब ये न्यूज़ मिली तो उस समय दुःख तो था ही, दुःख की तो कोई सीमा नहीं थी और उसका कोई वो भी नहीं है। जी। लेकिन ये भी मन में आया कि इतना बड़ा काम, मतलब सदियों में जी। किसी को अवसर ऐसा मिलता है, जी। तो गर्व भी बहुत हुआ और ये लगा कि चलो हमारी फैमिली से किसी ने इतना बड़ा काम किया कि। और उन्होंने वो वही निस्वार्थ जो भाव से अपना हाँ, काम किया। निस्वार्थ भाव से जो उनके मन में था कि यार अगर मैं फ़ौज में जा रहा हूँ, कहीं न कहीं उनके मन में था कि मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जैसा कि एनडीए में जब उनका एसएसबी के दौरान, मैं यहाँ पे बता दूँ ये बात, एसएसबी के दौरान जब उनसे पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस? हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू गेट परमवीर चक्र। तो ये जब एसएसबी में उन्होंने बोला, तो ये रिटन अभी है उनके पास में। हुँ, तो उनके ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें मालूम है कैसे परमवीर चक्र मिलता है? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे मालूम है, ज़्यादातर ये मरणोपरांत प्राप्त होता है। मेरा प्रयास होगा मैं जीवित रहते हुए इसको पाऊँ। उस समय सोचिए बच्चा बोल रहा है। जी। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये चीज़ें थी कि अगर कभी अवसर मिला, तो कुछ बहुत बड़ा करके देश के करके जाना है। मैं जाऊँगा। तो हमें जब ये बात सूचना हमें जब मालूम चली तो दुःख के साथ-साथ एक गर्व भी बहुत हुआ। हुँ, मतलब आप देखिए ना कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके जी। पास आज जो इस अवार्ड से हुँ, जिनके बच्चों को दिया गया या जिनके घर में ये है। हुँ, तो ये लगा कि इतना बड़ा काम किया। देश के जब परमवीर चक्र की अनाउंसमेंट हुआ है, जी, तो हमें लगा कि अरे इतनी बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब ये तो चीज़ें धीमे-धीमे पता चलती रही हुँ, ना। हुँ, और वो आगे आने वाली कई जनरेशंस पूरी के लिए जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन वो एक इंस्पिरेशन बन गए, एक जी, मिसाल बन गए जी, कि अब वो बात खाली कारगिल 1999 तक की नहीं, वो कारगिल से सीख करके बच्चे ही हुँ, उनके बारे में पढ़ करके, उनके बारे में जान करके आज लोग जानना चाहते हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं उनसे। जी, तो आप देखिए ना कि जान तो उन्होंने दी देश के लिए, हुँ, हुँ, लेकिन कितने बच्चों को अपने से इंस्पायर किया, जी, कितनी फैमिलीज़ के लिए हुँ, वो हेल्प जारी है अभी भी, हुँ, हुँ। बिना हाँ कुछ सर, कहे हुए। मैं इसी में पूछना चाहती हाँ, थी कि जब आपको बच्चे आकर बोलते होंगे कि हाँ, हमें भी सर की तरह डिफेंस फोर्सेस में जाना है, हाँ। इंस्पायर होके, तो आपके लिए वो मोमेंट आई एम श्योर बहुत वो ही बहुत बड़ी बात होती है, जी, बहुत बड़ी बात, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी और टचिंग भी होता होगा बहुत, काफ़ी। बहुत अगर एक भी बच्चा, हुँ, 1 बच्चा, 2 बच्चे अगर उनसे इंस्पायर होकर के सेना जॉइन कर रहे हैं, जी, जी, तो समझिए उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और आप समझिए मेरे घर पे एनसीसी कैडेट्स भी आते हैं, हुँ, स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, हुँ, मेरे घर पे बहुत से लोग आते हैं। नहीं, हमने इनके नाम पे पूरा एक रूम बनाया हुआ है, तो अच्छा, उसमें इनका पीवीसी वगैरह सब डिस्प्ले कर रखा है। हुँ, हुँ, तो लोग आते हैं उसको देखने के लिए, बहुत से बच्चे आते हैं। जी, बच्चों से बात करके बहुत अच्छा भी लगता है, तो हुँ, वो बताते हैं कि सर मैं भी बिल्कुल सेम करना चाहता अच्छा, हूँ। मैं बिल्कुल यही बिल्कुल बनना चाहता हूँ, मैं मनोज पांडे बनना चाहता हूँ। ऐसे मतलब 1-2 नहीं हज़ारों बच्चे बोल चुके हैं मेरे सामने। जी,
आप ये समझिए सीतापुर के जो बच्चे एनडीए में जाते हैं एसएसबी देने के लिए, अगर उनका इंटरव्यू होता है तो वो तो वहाँ जा कर के सीधे बता देते हैं कि मैं उनके यहाँ से आया हूँ, मैं भी वही करना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत से बच्चे उसमें एनडीए में उनका हो भी जाता है। हम्म। अगर कोई किसी से इंस्पायर होकर के, हम्म। किसी के अच्छे काम से इंस्पायर होकर के, देशभक्ति के काम से अगर अपना सेना ज्वाइन कर रहा है, जी। तो मुझे लगता है जो उन्होंने किया, हम्म। उनको उसका अवार्ड मिल गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, उनका एक मशहूर कथन है कि यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु को भी परास्त कर दूंगा। तो इस तरह की बातें क्या कभी उन्होंने आपसे भी शेयर की, या फैमिली में किसी से नहीं, ऐसा कभी? ऐसा कभी नहीं शेयर किया। जब हमने उनकी डायरी देखी हम्म। तो उसमें ये बात लिखी हुई थी, इफ डेथ कम्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रॉमिस आई विल किल डेथ। ये उनकी मंशा थी, ये उनके अंदर एक एक चीज़ भाव थी, था एक शुरू भाव से। था शुरू से जी। कि यदि ऐसा हुआ, यदि मृत्यु भी मेरे सामने आ गई युद्ध के मैदान में, हम्म। तो मृत्यु को भी मार दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। और कुछ लोग कुछ चीज़ों को सिर्फ सोचते हैं, कर नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोच लेते हैं उसको करके ही दिखाते हैं। जब उन्होंने एनडीए में बोला कि मैं परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए सेना में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। अगर उन्होंने ये बात कही या लिखी अपनी डायरी में कि मैं मृत्यु को भी मार दूंगा, उन्होंने वही किया। अगर आप उसको अभी देखेंगे उसके बारे में किस तरह से युद्ध किया हुआ, तो आप इन कथन को बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सही पाएंगे। तो अब ये कह लें सरस्वती थी उनके मुंह में, या उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी, इतना संकल्प इतना दृढ़ था कि उनको जीवन में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती थी। कोई भी बाधा उनके जीवन में आड़े नहीं आ सकती थी। मतलब कितनी भी कठिनाई हो, कठिनाई उनके सामने थी। जी, बिल्कुल। फैमिली टाइम में भी थी। हमारी कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी वैसी नहीं थी, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए जब कोई बच्चा सेना को ज्वाइन करता है, इतनी मेहनत करते हुए, सब अपने आप को सबसे अलग बनाते हुए, तो उसके अंदर संकल्प शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है। ऐसे नहीं कर पाएगा वो। ऐसी कोई बात, ये डायरी में इनके लिखे हुए शब्द हैं जो इन्होंने करके दिखाया। तो सर, जब आप आज खालूबार की लड़ाई को, उस लीडरशिप को याद करते हैं, तब आपके मन में क्या भाव आते हैं? मेरे मन में तो हम लोग कारगिल जाते रहते हैं, द्रास पे भी गए, बटालिक भी गए, और उस पॉइंट पे भी जा करके देखा जहाँ पर के शहीद हुए थे। यदि आप वहाँ पे जाएंगी तो पहले तो आपको लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है कि यहाँ कोई आकर के लड़ाई कर सके, तो वहाँ जाना ही मुश्किल है। तो एक असंभव सी चीज़ को उन्होंने संभव किया। और हम लोगों के मन में ये भाव आते हैं कि एक तो गर्व का भाव तो हमेशा जब भी उनको याद रहते हैं तो लगता है कि सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। और ये लगता है कि यहाँ पर आकर के इतनी ऊंचाई पर ये शहीद हुए। अब ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, बच्चे इससे इंस्पायर हों। भविष्य में कभी इस तरह की कोई दूसरा देश हमारे प्रति ऐसी कोशिश ना कर सके, इसके लिए अपने अपने लोगों को हम तैयार करें। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है देश के, कि अपने घरों में अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, सेना के बारे में बताएं, उसके त्याग के बारे में बताएं। हमारे जितने शहीद हुए, कारगिल में 527 लोग की संख्या शहीदों की, इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे शहीद हुए। तो जो नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको हम बताएं बैठ करके, और ये देखें, उनसे कहें कि इनकी फैमिली को, इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, इनके बारे में तुम पढ़ो, रीड करो, तो तुमको दिखेगा कि इसमें से लगभग जो 22 साल, 24 साल, 25 साल के जो लोग शहीद हुए हैं, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सी सारी चीज़ें आपको उनमें कॉमन दिखेंगी। उनमें आप देखेंगे कि सब में देश के लिए कुछ अलग करने का जज्बा है ना, वो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। वो जितने डायनेमिक है ना, आप देखेंगे बिल्कुल एकदम कॉमन दिखे। आप देखिएगा, आप इसको कभी करिएगा सर्वे, ये जितने भी लोग हैं ये बड़े खुश मिजाज हैं। आप इनका सर्वे करेंगे घर पे, इनसे इनसे लोगों से बात करेंगे, ये बड़े हैप्पी लोग हैं, इनको कोई टेंशन नहीं। इनके अंदर आप देखेंगे इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, विल पावर बहुत ज़्यादा है। कुछ करना है इनको देश के लिए, इनको कुछ कर जाना है। ये आपको सब में चीज़ें कॉमन मिलेंगी। ये हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि सेना में तो तुम जाओ, यदि नहीं भी जा पाते हो तो तुम जहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर वही विल पावर होनी चाहिए और एक ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। देश पे सीमा में जो खून बहा है हमारे जवानों का, उससे ज़्यादा पवित्र खून दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। सर, इसी में मैं भी यही पूछना चाहती थी कि आप आज की जो हमारी जनरेशन है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
आज की जनरेशन के लिए तो मेरा ये संदेश होगा, स्पेशली बच्चों के लिए, कि सबसे बड़ी बात तो भारतीय सेना का सम्मान करें, क्योंकि उनसे बढ़ के इस देश में कुछ है नहीं। भारतीय सेना अल्टीमेट है इस देश में, और सैनिक जहाँ भी हो उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, उसका सम्मान करें, उनके परिवारों का सम्मान करें, शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा हो। हम कुछ काम करने जाएं तो किसी शहीद को अगर हम अपना आदर्श मान करके एक दिया उनके सामने जलाएं और तब जाएं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इससे सीखें, जीवन में आगे बढ़ें, देश की उन्नति में सहायक हों। ये संदेश मेरा सभी के लिए। तो सर, जब आप कारगिल के वीर सैनिकों और उनके परिवारों से मिलते हैं, आई एम श्योर हर साल आप कारगिल विजय दिवस पे काफ़ी परिवारों से मिलते होंगे, तो उनसे आपकी बातचीत किस तरह की है? हम लोगों का तो अब एक परिवार बन गया है, 21 पीवीसी फैमिलीज, इसके अलावा महावीर चक्र के परिवार, वीर चक्र के परिवार, हम सब कारगिल में भी मिलते हैं, अन्य कार्यक्रमों में भी मुलाकात होती रहती है। एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई है, अब ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं से अलग हैं। हम एक फैमिली का रूप, बड़ी फैमिली, हाँ, एक बड़ी फैमिली का रूप बन गया है। बहुत अच्छे से मिलते हैं हम लोग, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, ये भी देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तमाम चीज़ें से किसी शहीद की कहीं मूर्ति लगने वाली है, उसकी कोई श्रद्धांजलि सभा बड़ी होने वाली है, इस तरह की चीज़ें भी उन पे शेयर होती हैं। सैनिकों पे या शहीदों पे कोई बड़ा स्मारक बन रहा है, ये सारी बातें भी होती हैं। फिर घर पे हालचाल सबके क्या है, मतलब इट्स अ बिग फैमिली नाउ एंड इट्स वन फैमिली। आशा करती हूँ कि हमारी आज की जो युवा जनरेशन सुन रही है इसको, ये सर कैप्टन मनोज पांडे सर के जीवन से कुछ सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें। आप सेना में जाएं ना जाएं, आप देश की सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करने के बारे में सोचें। बिल्कुल सही। सर, हम आज के संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। पॉडकास्ट रक्षा सूत्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कहा था, अगर अपना शौर्य साबित करने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उनके जीवन का संकल्प था, जिसे उन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से सच साबित कर दिया। ऐसे अमर वीर को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी वीरता, उनकी प्रेरणा और उनका आदर्श सदैव हमारे साथ रहेगा, क्योंकि शहीद कभी जाते नहीं, वे हर पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का अर्थ सिखाने के लिए अमर हो जाते हैं। इसी के साथ रक्षा सूत्र के इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक गाथा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।